चैप्टर 6 राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। यह एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत की गई। यह एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत की गई। आयोग की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई। आयोग की अधिसूचना 18 जनवरी 1999। स्थापना हुई राजस्थान में मार्च 2000 को। सन 2000 को जयपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई मार्च 2000। नियम 2001 में बनाए गए एवं 19 जनवरी 2001 को लागू हुए। 2001 में बनाए गए एवं 19 जनवरी 2001 को लागू हुए। आयोग की संरचना में अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। 2006 से पहले 4 सदस्य थे, पूर्व में 4 सदस्य थे, लेकिन 2006 से अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। अध्यक्ष सदस्य 2 सचिव आईएएस और उप सचिव आरएएस। उप सचिव आरएएस होगा, सचिव आईएएस और सदस्य 2। इस समिति की विशेष जांच अन्वेषण शाखा होगी, विशेष जांच अन्वेषण शाखा। नोट: आयोग का सचिव सचिवालय में न्यूनतम सचिव रैंक का अधिकारी होना चाहिए। आयोग का सचिव सचिवालय में न्यूनतम सचिव रैंक का अधिकारी होना चाहिए। यह आयुक्त गलत लिखा हुआ है। आयोग का सचिव सचिवालय में न्यूनतम सचिव रैंक का अधिकारी होना चाहिए। सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी कहा जाता है। सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी कहा जाता है। विशेष जांच शाखा का प्रमुख न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होना चाहिए, आईजीपी। विशेष जांच शाखा का प्रमुख न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक रैंक, आईजीपी का अधिकारी होना चाहिए। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर। इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर होगी। समिति की संरचना में यदि राज्य में एक सदनीय व्यवस्था हो, केवल विधानसभा हो, तो समिति की संरचना में शामिल होंगे 4 सदस्य। नंबर 1 सीएम अध्यक्ष होगा, इस समिति का अध्यक्ष सीएम होगा। दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और चौथा गृह मंत्री विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष और सीएम अध्यक्ष होगा इस समिति का, अगर एक सदनीय व्यवस्था हो तो। और यदि राज्य में विधान परिषद भी हो तो 2 अतिरिक्त सदस्य समिति में शामिल होंगे, विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता, विधान परिषद में विपक्ष का नेता और विधान परिषद का सभापति। योग्यता: अध्यक्ष की योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जा सकता है 2019 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पहले केवल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बनता था, लेकिन 2019 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्य में प्रथम सदस्य की योग्यता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के पद पर 7 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो। सदस्य द्वितीय सदस्य की योग्यता है वह व्यक्ति जिसे मानवाधिकार का विशेष ज्ञान हो। द्वितीय सदस्य होगा। कार्यकाल 3 या 70 वर्ष जो पहले 2019 से 3 या 70 वर्ष जो पहले हो, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इस आयोग में पुनर्नियुक्ति हो सकती है। वेतन भत्ते: अध्यक्ष के वेतन भत्ते होंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, होंगे, और सदस्य के वेतन भत्ते होंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, तो सदस्य के वेतन भत्ते और अध्यक्ष के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा होगा। इस्तीफा राज्यपाल को देना होगा। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा। निष्कासन नंबर 1 कदाचार व असमर्थता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात कदाचार व असमर्थता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। और दूसरा, निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन किया जाएगा। ए दिवालियापन, बी लाभ का पद, सी मानसिक विकृति, डी अध्यक्ष या सदस्य को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना। मानसिक विकृति, लाभ का पद, दिवालियापन, निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन कर दिया जाएगा। नंबर 1 कदाचार व असमर्थता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात निष्कासित किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य या भूमिका। नंबर 1 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में लोक सेवकों के विरुद्ध अपील या शिकायत स्वीकार करना। नोट: आयोग को स्वतः सुनवाई का अधिकार भी है। आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वतः सुनवाई का अधिकार भी है। आयोग को स्वतः संज्ञान द्वारा भी सुनवाई की शक्ति प्राप्त है। वो आयोग को स्वतः सुनवाई का अधिकार भी है। दूसरा, सुनवाई के दौरान आयोग को सीपीसी 1908 के अंतर्गत निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। ए लोक सेवक को आयोग में बुलाना। ये लोक सेवक को शिकायत दर्ज होने पर आयोग में बुला सकते हैं। अन्य लोक सेवक को आयोग में गवाह तो बुलाना। ये अन्य लोक सेवक को आयोग में गवाह तो बुला सकते हैं। लोक सेवकों के बयान शपथ पत्र पर लेना। राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से फाइल या दस्तावेज मंगवाना। कमीशन जारी करना। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करना। कमीशन जारी करना। तीसरा है सुनवाई के पश्चात आयोग की भूमिका है
लोक सेवकों के विरुद्ध राज्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना। दोषी सिद्ध होने पर लोक सेवकों के विरुद्ध राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना। यह सुनवाई के पश्चात आयोग की भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा पीड़ित को मुआवजे की सिफारिश करना। राज्य सरकार से पीड़ित को मुआवजे की सिफारिश करना। लोक सेवक के विरुद्ध न्यायालय में अपील करना। लोक सेवकों के विरुद्ध न्यायालय में अपील करना भी इनकी भूमिका है। चौथा है राज्य सरकार के कार्यालयों का निरीक्षण करना, जैसे पुलिस स्टेशन, जेल, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी कार्यालयों को निरीक्षण करना भी राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। पांचवा, आयोग मानवाधिकार संदेश। आयोग मानवाधिकार संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है। मानवाधिकार संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है, जो त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक पत्रिका मानवाधिकार संदेश। 6, आयोग मानवाधिकार संबंधी जागरूकता हेतु कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करता है। आयोग मानवाधिकार संबंधी जागरूकता हेतु कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करता है, जैसे गैर सरकारी एनजीओ आदि। 7वां, मानवाधिकार संबंधी साक्षरता हेतु सेमिनार व कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाना। मानवाधिकार संबंधी साक्षरता हेतु सेमिनार व कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाना। 8वां है जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना। 8वां, जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना। नंबर 9 पर है मानवाधिकार को लेकर शोध अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना। नंबर 9 पर मानवाधिकार को लेकर शोध अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना भी इसका कार्य है। 10वां, राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना भी इसका कार्य है। नंबर 11 पर है न्यायालय में लंबित मामलों में सुनवाई करना। न्यायालय में लंबित मामलों में सुनवाई करना माननीय न्यायालय की अनुमति के पश्चात। माननीय न्यायालय की अनुमति के पश्चात ये न्यायालय में लंबित मामलों में सुनवाई कर सकते हैं। आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर के मामले। आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर के मामले हैं। नंबर 1, सैन्य प्रशासन से जुड़ा मामला। नंबर 1 पर है सैन्य प्रशासन से जुड़ा मामला, ये आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर है। दूसरा, 1 वर्ष से पुराने मामले, ये 1 वर्ष से पुराने मामले इसके बाहर हो जाते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत विवाद। व्यक्तिगत विवाद में भी ये इनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। संपत्ति विवाद, औद्योगिक विवाद। संपत्ति विवाद और औद्योगिक विवाद यदि मामला न्यायालय में लंबित हो, यदि मामला न्यायालय में लंबित हो और यदि मामला अन्य आयोग में लंबित हो, जैसे राज्य महिला आयोग, इन सभी मामलों को इनके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। 7वां, यदि शिकायत अस्पष्ट हो, यदि शिकायत भी अस्पष्ट हो तो वो भी इनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। सैन्य प्रशासन से जुड़ा मामला, 1 वर्ष से पुराने मामले, व्यक्तिगत विवाद, संपत्ति विवाद, औद्योगिक विवाद, यदि मामला न्यायालय में लंबित हो, यदि मामला अन्य आयोग में लंबित हो, जैसे राज्य महिला आयोग, यदि शिकायत अस्पष्ट हो। आयोग की कमियां। नंबर 1 है यह केवल एक सलाहकारी आयोग है एवं इसकी सिफारिश से राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है। यह केवल एक सलाहकारी आयोग है एवं इसकी सिफारिश से राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है। दूसरा है इसका स्वयं का कोई फंड या निधि नहीं होना। इसका स्वयं का कोई फंड या निधि नहीं है, ये इसकी कमी है। तीसरा, यह 1 वर्ष से पुराने मामलों में जांच नहीं कर सकता है। चौथा, स्थानीय पुलिस का आयोग को सहयोग नहीं करना। स्थानीय पुलिस इसको किसी प्रकार का सहयोग नहीं करती है। 5वां, मानवाधिकारों के बारे में सामान्य व्यक्ति में साक्षरता का अभाव। मानवाधिकारों के बारे में सामान्य व्यक्ति में साक्षरता का अभाव है। अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद निरंतर रूप से इसके अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त हैं, यह भी इसकी कमी है। और 7वां, आयोग में लंबित अपीलें। आयोग में लंबित अपीलें भी इसकी कमी है। आयोग में लंबित अपीलें। सुझाव, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का आयोग को लेकर दिया गया निर्णय हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का आयोग को लेकर दिया गया निर्णय है आयोग में लंबित अपीलें के लिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के फोकस बिंदु, क्षेत्र मुद्दे। राज्य मानवाधिकार आयोग के लक्षित फोकस बिंदु, क्षेत्र मुद्दे जिन पर ये अपनी कार्यवाही कर सकता है। हिरासत में मृत्यु होने पर, घरेलू हिंसा, भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करने पर, जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना, जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना, महिला में एनीमिया रोग होने पर, खाप या जाति पंचायतों का उन्मूलन, खाप या जाति पंचायतों का उन्मूलन, हाथ से मैला या गंदगी ढोना, अगर कोई व्यक्ति हाथ से मैला या गंदगी ढोता है तो उस पर भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस थानों व जेलों में सुधार, पुलिस थानों व जेलों में सुधार, इसके फोकस बिंदु क्षेत्र मुद्दे होते हैं। हाथ से मैला धोना, गंदगी धोना, पुलिस थानों व जेलों में सुधार, खाप या जाति पंचायतों का उन्मूलन, महिला में एनीमिया, जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना, भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या, घरेलू हिंसा, हिरासत में मृत्यु। चैप्टर समाप्त।